हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल यूपीएससी Decoded and welcome back to the weekend PIB analysis second part for the third week of May 2021. I'm your very own Sharinder sir and I'm very happy to see you once again on the channel. तो दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज उसको देख लीजिए। कल वीडियो अपलोड की थी, डू चेक इट, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक दिस सेशन इज गोइंग टू बी। Before proceeding further, this is a bit more about me. I'm in MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of civil services aspirants. प्लस अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिस चैनल इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जाम। Even if you are preparing for EPFO or Bank PO exam, SSC, etc., these initiatives are going to be equally important for you as well. You can also follow us on social media handles. The link is given in the description and we post important tips, strategies and previous year's questions every single day over there. तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं आज के। तो अगर आप पिछले एक महीने से अगर नोटिस करेंगे तो ज़्यादातर PIB की जो रिलीजेज हैं वो कोरोना के ऊपर सेंट्रिक है बिकॉज ऑफ द रैपिड राइज इन द नंबर ऑफ कोरोना केसेस इन द कंट्री। बट हमको सिर्फ वो न्यूज़ कवर करनी है जो एग्जाम से रिलेटेड हो। सो कोरोना से भी कुछ टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस टॉपिक कॉल्ड ब्लैक फंगस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बाकी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमको ये देखना है कि क्या जो टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड दीज आर द टॉपिक्स that are going to be important for your exam. तो पहला टॉपिक है इंडिया एंड ओमान रिन्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम इश्यूज। हम देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन ओमान की एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द इंडिया ओमान डिप्लोमेटिक रिलेशंस। द सेकंड टॉपिक इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस हनी टेस्टिंग लैब प्रोजेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बी डे। तो वर्ल्ड बी डे कब होता है? नंबर 1. नंबर 2 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ हनी इन द कंट्री एंड वी विल ऑल्सो सी अ पर्टिकुलर मिशन रिलेटेड टू हनी। हनी के लिए कौन सा मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो भी हम देखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स प्लस GS3। इंडियन एग्रीकल्चर है GS3 में एंड ये वाला जो टॉपिक है दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स प्लस यू कैन राइट इन GS2 ऑल्सो। बाय द वे इंटरनेशनल रिलेशंस में अरब कंट्रीज के साथ में वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से इंडिया फुल स्पेक्ट्रम रिलेशंस डेवलप करना चाह रहा है अरब कंट्रीज के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ। एंड फाइनली वी हैव टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल्स यूनियन, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स खरीफ स्ट्रैटेजी 2021। तो प्राइमा फेसी इट डजंट लुक वेरी इंपॉर्टेंट बट वी विल सी हाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज एडिबल ऑयल का काफी शॉर्टेज चल रहा है कंट्री में बहुत टाइम से। इवन दो वी ग्रो लॉट ऑफ दीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बट कंसिस्टेंटली वी फेस शॉर्टेजेस व्हेन इट कम्स टू एडिबल ऑयल। तो हमको किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है? कंट्रीज लाइक मलेशिया। और आपको पता है मलेशिया ने किस तरीके के कमेंट्स दिए हैं कश्मीर पे एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉट टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट्स फ्रॉम मलेशिया। तो देखते हैं बट बिफोर दैट लेट्स टेक अप द फर्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक वी विल गो फर्दर। So the first topic is India and Oman renew memorandum of understanding on military cooperation and maritime issues. In fact, it is memorandums of understanding. So there are a couple of them to be precise. But हमको memorandum of understanding और इन चीज़ों से यहाँ पे ज़्यादा you see interest नहीं होगा। हमको ज़्यादा interest होगा एक तो geographical location देखने का, ओमान की क्या geographical location है because world geography से हर साल माइंड यू एवरी सिंगल ईयर देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। तो हमको ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी है प्लस इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मिलिट्री कोऑपरेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ आवर रिलेशंस। तो जनरल जो टेंडेंसी है इंडिया में देखने की गल्फ कंट्रीज को कि हम लोग उनके ऑयल पे डिपेंडेंट हैं और इंडियंस वहाँ पे हैं तो रेमिटेंसेस वगैरह आ रहे हैं। बट यू सी दिस इज अनदर फैसेट दैट इज इवॉल्विंग बिटवीन द रिलेशंस ऑफ इंडिया and some of the Arab countries. For example, not only Oman but with UAE, United Arab Emirates के साथ भी हम military engagements करते हैं। कुछ महीने पहले हमारे एयरफोर्स ने joint mission में participate किया था, joint military exercise में participate किया था। So here we have the military cooperation. So military cooperation में एक बहुत famous
एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। बाय द वे आपको पता होनी चाहिए, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल नागा, अल नागा इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। प्लीज कीप दिस इन माइंड, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि कहाँ पे लोकेशन है ओमान का, ज्योग्राफिकल लोकेशन नंबर 1, and what are the neighboring countries. As I said, world geography, one question every single year. So this is the geographical location of Oman. You can see over here what are the bordering countries, neighboring countries कौन कौन है? United Arab Emirates, UAE, you can see this one. Number 2 is Saudi Arabia. You can see this is Saudi Arabia, a big neighbor next to Oman. And in the south we have a war-torn country. बहुत प्रॉब्लम चल रही है यमन में, क्राइसिस चल रहा है, यू नो द कॉन्फ्लिक्ट इन यमन. सो यमन इज ऑल्सो नेबर. सो लैंड बॉर्डर शेयर्ड विद 3 कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन. एंड देन वी हैव मैरीटाइम बॉर्डर. तो मैरीटाइम बॉर्डर वो कुछ और कंट्रीज के साथ भी शेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल ईरान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है. इट ऑल्सो शेयर मैरीटाइम बॉर्डर विद पाकिस्तान एज वेल. सो देयर इज गल्फ ऑफ ओमान. लोकेशन देख लीजिए प्लीज, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली मैप में गल्फ ऑफ ओमान कहां पे लोकेटेड है. सो दिस गल्फ इज नेम्ड ऑन ओमान ओनली. दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. काफी न्यूज में रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और काफी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है. वन ऑफ द चोक पॉइंट्स इन द इंडियन ओशन, आपको पता होगा, अलॉन्ग विद स्ट्रेट ऑफ मलक्का. सो दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे ये जो छोटा सा, अगर आप ये देख रहे होंगे व्हाइट जो टेरिटरी है, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ ओमान. सो यू कैन सी ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, एंड एज सच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ओवर हियर. और आपको पता होगा पर्शियन गल्फ का तो इंपॉर्टेंस है, कितना ऑयल एंड गैस यहाँ से पास होता है. एंड अ लॉट ऑफ दीज एनर्जी हंग्री कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड अ लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो, बाय द वे, देयर एनर्जी सप्लाईज पास थ्रू दिस पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ ऑफ ओमान. तो आपको पता होगा कि किस तरीके से ओमान के साथ रिलेशंस अच्छे रखने, ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे रखने, यूएई एंड इनफैक्ट द लार्जर अरब कम्युनिटी, it is very important for us to do that, and this is exactly what the government of India has been doing over the last couple of years. तो आप ये मेंशन कर सकते हैं GS2 में कि किस तरीके से इंडिया बाकी इन कंट्रीज से एंगेज कर रही है. तो स्पेसिफिक आप पॉइंट लिख सकते हो रादर देन राइटिंग वेरी जेनरिक पॉइंट्स. इंडियंस रहते हैं वहाँ पे, रेमिटेंसेज भेजते हैं और ऑयल पे रिलेशंस बेस्ड है, तो आप स्पेसिफिक पॉइंट लिख सकते हो किस तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन कौन कंट्रीज हैं. तो ये सब बातें आप वहाँ पे लिख सकते हैं. Is it clear to you? Any confusion? Do let me know in the comments. तो दूसरा टॉपिक देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS3, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस हनी टेस्टिंग लैब प्रोजेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बी डे. नाउ दिस डेवलपमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो थीम है, थीम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड देन देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट देर इज वर्ल्ड बी डे. वर्ल्ड बी डे, on the occasion of it, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar, he launched the project of setting up of a honey testing lab at the IARI Pusa, New Delhi. So IARI आपको पता होगा, this is like the body which is responsible for disseminating agriculture education in the country, and it has got a couple of these universities under it at the state level. So very important role in imparting agriculture education, in ensuring that agriculture of India prospers. Now यहाँ पे जो हमको चीज़ याद रखनी है वो वर्ल्ड बी डे है. कब होता है? 20th of May. दिस इज द डेट प्रिसाइजली. और कुछ सालों पहले ही यूएन ने फाइनली इसको डिक्लेयर किया था वर्ल्ड बी डे. बहुत पुराना ये नहीं है डे, सो इट्स अ वेरी वेरी न्यू डे. By the way, just 3-4 years ago it was launched and started, and it happened at the suggestion of a country called Slovenia. So Slovenia ने suggest किया था कि World Bee Day रखा जाए because bees play a very important role in pollination, in producing some of the things like honey, wax, royal jelly, bee venom. So काफ़ी सारे products हैं जो यूज़ कर सकते हैं बी के. प्लस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, विमेन हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, SC/STs हैं. तो उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बी फार्मिंग, विच इज कॉल्ड एपी कल्चर. आई होप यू नो दिस ऑलरेडी, एपी कल्चर.
सो एपीकल्चर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे एग्रेरियन सेक्टर डिस्ट्रेस में है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है हमको फार्मर्स की इनकम डबल करने का, 2x करने का. So it is a thing that the government is focusing upon, and that is why the government has also launched this mission called National Beekeeping and Honey Mission. So National Beekeeping and Honey Mission, it is a part of the Sweet Revolution. Please remember Sweet Revolution क्या है, किस चीज से associated है. This is not associated with चीनी, शक्कर, sugar. It is associated with beekeeping. It is associated with the increased production of honey and increased productivity of honey in the country. तो इंडिया बाय द वे ऑलरेडी टॉप 5 टॉप 7 कंट्रीज में है ऑलरेडी व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी, बट स्टिल इट इज नॉट वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स. लीडिंग एज इन टॉप 3 में नहीं है, बिकॉज नंबर 1 पोजिशन में, कैन यू गेस विच कंट्री कुड बी दैट? Which country could be the largest producer of honey in the world? Is the country which is at number 1 position in most of the things, and that is not US, that is China by the way. So you should know this. So India को भी effort करने चाहिए ताकि वो भी top 3 में break out कर सके. And the Sweet Revolution, which is a mission that was launched by the government in 2016, इसके तहत में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 2017 में, और फोकस वही है, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम स्केल फार्मर्स, इट इज वनरेबल कम्युनिटीज, मार्जिनल कम्युनिटीज, विमेन एटसेट्रा, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, प्लस इट इज ऑल्सो विद रिगार्ड टू ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ हनी. न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा अच्छे होंगे, बिकॉज हनी में आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटीज होती हैं बाय द वे, एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू लव हनी because of its important nutritional qualities as well as the taste also. So काफ़ी important role play कर सकता है इंडिया की overall situation को alleviate करने में, and this is what you can mention if there is a question on animal husbandry, apiculture, agriculture etc. कि किस तरीके से हम लोग farmers की income को double कर सकते हैं, that is the government can double up the income of the farmers, and what are the benefits of this, so you can suggest over there. Let's come to the next topic of the day, and the last one by the way, which is to achieve self-sufficiency in edible oils. Union government formulates Kharif strategy 2021. Again a part of GS3 plus prelims से भी question आ सकता है, because there is a mission which is dedicated to this particular goal of increasing the self-sufficiency in edible oils, and for that we will have to check out the details regarding the development that we are talking about. So to achieve self-sufficiency in production of oil seeds, the Ministry of Agriculture has adopted a multi-pronged strategy. तो दोस्तों आपको एक बैकग्राउंडर दे देता हूँ, उससे पहले हम डिटेल्स देखें कि आपको पता है कि जो खाने का तेल है which is like the edible oil, not the crude oil we are talking about. So it is very important, you know, it is required in our daily lives for our well-being also, and in our food also for taste etc. And the bad thing is that India इतना बड़ा एक agrarian country है, 50% हमारे लोग यहाँ पे agriculture में involved हैं, but still we are importing a good amount of edible oil. 2/3 of the edible oil of India is imported every single year, and approximately 75,000 crore rupees goes out in the form of the amount that we have to pay to the foreign countries for importing oil, and these countries are especially the Southeast Asian countries, Malaysia and Indonesia. And you know, Malaysia, it was like the largest exporter of edible oil. In fact कश्मीर इशू पे थोड़ा सा टेंशन हो गया, गवर्नमेंट ने कोशिश की कम करने की, but nonetheless you know the fact remains that Malaysia is one of the largest producers of palm oil in the world, and as such it still remains one of the leading exporters of palm oil to the country along with Indonesia. So Malaysia plus Indonesia से ज़्यादातर जो बल्क है हमारे edible oil का वो वहाँ से आता है, और जो बास्केट है उसमें palm oil becomes very important. That palm oil happens to be one of the leading items of import in the country. Is it clear to you? Now the government is conscious about this fact. इसका मतलब ये नहीं कि government has closed the eyes. So you know that the government will try to reduce the import of oil bill in the country, be it petroleum oil or the edible oil. तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो ऑयल का इंडिया में, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ launched a particular mission which is known as the National Mission on Oil Seeds and Oil Palm. तो ये मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो,
For example, उसी per hectare में let's say there was X productivity which was taking place, so it is X plus 2, 3, etc. So the amount of production that happens in that particular parcel goes up, number one. Number two is the distribution of high yielding varieties of seeds. तो आपको पता होगा कि जो क्रॉप्स हैं अलग अलग उनमें टाइप्स होते हैं, सीड्स होते हैं, एंड द फोकस ऑफ द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैज बीन टू प्रोवाइड मोर एंड मोर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स टू द फार्मर्स, चाहे वो पैडी में हो चाहे वीट में हो, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कंट्री में। और अब यहाँ पे बात हो रही है एडिबल ऑयल में हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स की, बिकॉज ज्यादातर कंट्री में अभी भी ऑयल सीड फार्मिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, एंड इट इज अ क्रॉप फॉर द मार्जिनल एरियाज जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती और इरिगेशन का ज़्यादा फोकस नहीं होता, प्लस ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ किए जाते हैं। सो दैट वे द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज दैट स्कीम ऑफ अफेयर्स, और इस वजह से गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम लॉन्च किया है। These are the steps that the government is trying to promote, the salient features that the government is trying to promote under it. In fact, these are the things that you can write in agriculture also, किस तरीके से आप पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, और कोई भी क्रॉप हो तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है। सो दीज आर द फीचर्स विच आर गोइंग टू रिमेन द सेम, सो यू कैन मेंशन ओवर देयर ऑल्सो। So I'm not going to explain to you point wise, but you can take a screenshot of this and you can mention that in your exam. As for seed replacement ratio, this is important for us to understand. So seed replacement ratio होता है कि अगर let's say there is this parcel of land, let's say it is 1 hectare of land, right, 1 hectare of land, तो इसमें से कितना percentage of land is under certified seeds? How much percentage of land parcel or the net sown area is under certified seeds as against the farm saved seeds? So farm saved seeds क्या होंगे कि जो आपने क्रॉप लगाई उसके जो बीज हुए वही अगले फसल में लगा दिया, बट दैट इज नॉट गुड बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट अच्छा हो, the ratio goes higher and we have more certified seeds that are being used by the farmers so that the productivity goes higher. Productivity ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा और हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज में वो कम होगा। So this is all about the national mission on oil seeds and oil palm, important for your GS3, you can mention over there. So दोस्तों, this was all for the day. If you have any question you can let me know. And don't forget to subscribe to the channel if you're here for the first time. I will see you tomorrow with another session with another topic. Till then, take care. Have a good day ahead.